नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लास। देखिएगा, आप रेलवे, एसएससी या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने आपके लिए एसएससी एमटीएस का जो भी आपका 2019 में पेपर संपन्न हुआ था उसके महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्नों के सीरीज को स्टार्ट किया। ये सारे प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सेट में आंसर लगे हुए हैं, इसलिए आप ट्राई नहीं कर पाएंगे। आपको सिर्फ सुनते जाना है, देखते जाना है, आपको सारे क्वेश्चन इसके तैयार हो जाएंगे। आज का देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? सही ऑप्शन होगा महात्मा गांधी। देखिए, जब संविधान सभा बनी तो उसके सदस्यों के तौर पर पटेल जी का नाम आता है, नेहरू जी का, अंबेडकर जी का, राजेंद्र प्रसाद जी का और भी लोग नाम आता है, लेकिन संविधान सभा का हिस्सा कौन नहीं थे? तो महात्मा गांधी जी नहीं थे। देखिए, दूसरा प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? आपको देखते जाना है, सुनते जाना है और दिमाग में बैठालते जाना है। जैसे ही आपका एग्जाम लगेगा तो ये सारे क्वेश्चन जैसे ही आपको मिलेंगे आप आसानी से सही करके आएंगे। इसका सही ऑप्शन है सोमनाथ का मंदिर जो है गुजरात राज्य में है, याद रखिएगा। और ये किसका मंदिर है? ये शिव जी का मंदिर है। जब गजनवी ने आक्रमण किया था, इसको लूट करके ले गया था, तो उसने शिवलिंग को भी तोड़ दिया था। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। एग्जाम में आपके पूछा जाता है कि सोमनाथ का जो मंदिर है वो किस देव को समर्पित है? तो ये शिव जी को समर्पित है। देखिए, सोम मतलब होता है चंद्रमा, लेकिन चंद्रमा का मंदिर नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि इसको चंद्रदेव ने बनवाया था, इसलिए इस मंदिर का नाम जो है वो सोमनाथ मंदिर रखा गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उससे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तीसरा प्रश्न है, नॉकडाउन और नॉकआउट किस खेल से जुड़े हुए शब्द हैं? तो अगर आप बॉक्सिंग देखते होंगे तो वहां पर आपको नॉकआउट और नॉकडाउन नामक शब्द मिलेंगे, तो सही ऑप्शन होगा ये बॉक्सिंग के शब्द है। चौथा नंबर प्रश्न है, शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी कौन बन गई थी? देखिए, शिवाजी ने अपनी राजधानी 1656 में रायगढ़ बनाई, लेकिन शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की जो राजधानी बनी वो पुणे महाराष्ट्र बनाई गई। चौथा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के अवशोषण और ऊपरमुखी गति में मदद करती है? तो सही ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन एक क्रिया होती है, वो जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों को ले जाती है और ऊपरमुखी गति में मदद करती है। तो सही ऑप्शन होगा इसका चौथा वाला ऑप्शन। देखिए, छठवां नंबर प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार में कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था? जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था इसकी एग्जैक्ट डेट आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ था, याद रखिएगा। एक सभा हो रही थी 79 लोगों की, वहां पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी जनरल डायर के आदेश पर। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार उसमें 379 लोग मरे, लेकिन वास्तविक तौर पर 1000 से अधिक लोग जो थे इस नरसंहार में मारे गए। तो महत्वपूर्ण ब्रिटिश अधिकारी कौन था? जनरल डायर, याद रखिएगा आप लोग। देखिए, सातवां नंबर क्वेश्चन है, मानव पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज के विखंडन से किस रासायनिक यौगिक का निर्माण होता है? देखिए, दो प्रकार के आपके श्वसन होते हैं, एक वायवीय श्वसन, एक आपका अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन हम लोग करते हैं, जैसे हमारी कोशिकाएं होती हैं वो ग्लूकोज का विखंडन करती है, फिर वसा का विखंडन करती हैं ऑक्सीजन की सहायता से। इससे हमें क्या होता है? ढेर सारी एनर्जी मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। लेकिन आपसे पूछा है ऑक्सीजन के अभाव में, मतलब कि आपसे अवायवीय श्वसन पूछा है, तो वहां पर ग्लूकोज विखंडित होकर के लैक्टिक अम्ल में चेंज हो जाता है। जैसे कि आपका ईस्ट होता है ना, वो किण्वन के प्रोसेस से लैक्टिक अम्ल से एनर्जी प्राप्त करता है। तो ऑक्सीजन के अभाव में किण्वन नामक प्रोसेस होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था? असहयोग आंदोलन चलाया था गांधी जी ने, और नागपुर का अधिवेशन 1920 में हुआ था। 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो गया था, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन किस लिए चला गया था? रोलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग कांड, खिलाफत आंदोलन, इन तीनों के खिलाफ गुस्सा था, इसलिए गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया। और ये कब खत्म हुआ था? जब चौरी चौरा कांड हो गया था। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ, तो यहां पर से गांधी जी ने चौरी चौरा कांड से असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। इसे भी याद रखिएगा आप लोग। इस देखिए 25 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन इसमें ढेर सारे आप क्वेश्चन बन जाएंगे, इसे भी आप लोग को तैयार करते हुए चलना है।
9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई थी? अच्छी है, पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। ठीक है, बढ़िया पुस्तक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। ज्योतिबा फूले की पुस्तक है गुलामगिरी। देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। विंग्स ऑफ फायर जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है। ये चारों ऑप्शन को अच्छे से देख लीजिएगा। गुलामगिरी है ज्योतिबा फूले की, यहीं पर आपको याद करके चल रहा है, इसलिए क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। और विंग्स ऑफ फायर किसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम की है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये गांधी जी की है। ठीक है, ये चारों मैंने आपको बता दिए हैं, चारों आपको याद होनी चाहिए। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है? तो देखिए, शुष्क मृदा वहां पर पाई जाएगी जहां पर बारिश जो है वो 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ठीक है, और राजस्थान का ऐसा इलाका है जहां पर बारिश जो है 30 सेंटीमीटर से भी कम होती है, तो शुष्क मृदा वहीं पर पाई जाती है। जैसे आपका वृष्टि छाया प्रदेश हो गए, वहां पर भी आपकी शुष्क मृदा पाई जाती है। और एक क्वेश्चन आपके आरपीएफ पे सही पूछा गया था कि शुष्क मृदा में कौन सी खेती की जाती है? तो मूंगफली खेती की जाती है। याद रखिएगा, मूंगफली खेती जो है वो शुष्क मृदा में की जाती है। जैसे तिलहन हो गए, तिलहन की खेती भी आपकी शुष्क मृदा में की जाती है। मक्का भी आपका शुष्क मृदा में होता है जहां पर कम बारिश की आवश्यकता है या फिर कम नमी की आवश्यकता है। मक्का हो गया, और ज्वार भी आपका शुष्क मृदा में होता है। तो मोटे अनाज की बात करेगा, मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है, क्योंकि वहां पर शुष्क मृदा है और शुष्क मृदा में मोटे अनाज अच्छी मात्रा में होते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही ऑप्शन होगा सुवर्ण रेखा नदी। ये सुवर्ण रेखा नदी कहां पर पड़ती है? ये झारखंड में पड़ती है। ठीक है, कहां पर है? झारखंड में पड़ती है। और झारखंड की राजधानी रांची जो है वो सुवर्ण रेखा नदी पर ही है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ये आपका जो जलप्रपात है ये लगभग आपका 98 मीटर का है। 98 मीटर की ऊंचाई से जब नदी गिरती है तो वहां पर जलप्रपात बनता है। तो सुवर्ण रेखा नदी कहां पर है? झारखंड में है। कि 12 नंबर क्वेश्चन है, मांग के नियम के अनुसार यदि अन्य सभी वस्तुएं समान रहें तो किसी वस्तु की मांग उसके कीमत में क्या संबंध होता है? तो सही ऑप्शन है नकारात्मक संबंध होता है। आपने मांग का नियम पढ़ा होगा, और मांग और कीमत में जो संबंध होता है वो बिल्कुल अपोजिट संबंध होता है। जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग जो होती है घट जाती है, और जैसे ही उसकी कीमत घट जाएगी तो उसकी मांग जो होती है बढ़ जाती है। यही नकारात्मक संबंध होता है। लेकिन मांग का नियम जो है वो विभिन्न वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा साहनी और अन्य बनाम वीओआई मामला किस विषय से संबंधित है? काफ़ी कम लोग जानते होंगे इंदिरा साहनी केस के बारे में। ये हुआ था 1992 में, और यहाँ पर लिखा गया ना वीओआई का मतलब है वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो इंदिरा साहनी एक वकील थी, इन्होंने केस कर दिया भारत सरकार पर। उस समय नरसिंहा राव की सरकार थी और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया आरक्षण के खिलाफ। तो आरक्षण जो है इन्होंने कहा कि 50% से अधिक आरक्षण सरकार नहीं दे सकती है। 50% सीटें रिजर्व होनी चाहिए, 50% अनरिजर्व होनी चाहिए। तो ये केस था आपका आरक्षण के खिलाफ। अभी आपका आर्थिक रूप से आरक्षण दिया गया ना 10%, तो वहीं पर इस सवाल को फिर से उठाया गया है। तो आपका इंदिरा साहनी केस जो था आरक्षण के लिए था। 14 नंबर प्रश्न है, किस त्यौहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा नोंगकेम नृत्य किया जाता है? देखिए मेघालय में 3 जातियां काफ़ी फेमस हैं। एक आपकी गारो, खासी, जयंतियां। तो आपसे खासी आदिवासी के बारे में पूछा गया है। जो नेमकेम नृत्य होता है ना, इसका अर्थ होता है बकरी हत्या समारोह। यहाँ पर एक त्यौहार होता है वलांगा त्यौहार, इसमें बकरी हत्या समारोह होता है, खासी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय अर्थशास्त्री को 15 मार्च 2019 को प्रतिष्ठित बोडले मेडल से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी आपका 2020 में अगर एग्जाम होते हैं कोई भी, तो वहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। अमृत सेन को मिला है। अमृत सेन आपको मालूम है ना, 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। और ये जो प्राइज देता है बोडले मेडल, ये कौन देता है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय देता है। साहित्य, संस्कृत, विज्ञान और संचार के क्षेत्र में योगदान के लिए अमृत सेन को बोडले मेडल मिला है। यह देखेगा, मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन बनाए। एक तो अर्थशास्त्र के लिए नोबेल मिला था, कब मिला था ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो 1998 में मिला था। 16 नंबर क्वेश्चन है,
ISSF ब्लू क्रॉस ऑनर पाने वाले पहले भारतीय कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत साल तक आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसका सही ऑप्शन है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ने आपको मालूम है 2008 के बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था 10 मीटर एयर राइफल में। याद रखिएगा, व्यक्तिगत तौर पर स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी थे अभिनव बिंद्रा। और जो शूटिंग की प्रतियोगिता होती है वहां पर इन्हें ब्लू क्रॉस ऑनर का अवार्ड दिया गया है। हाईएस्ट शूटिंग जो ऑनर होता है ये यही ऑनर होता है जो पहले भारतीय को मिला है। ठीक है, देखिए यहां पर लिखा गया है ISSF, इसका अर्थ होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। फुल फॉर्म भी आप लोग इसे देख लीजिएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, किसकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद संसद द्वारा पारित कोई अधिनियम कानून बन जाता है? तो राष्ट्रपति। देखिए संसद से पास हो जाए, लोकसभा से, राज्यसभा से, जब तक राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करेगा कोई भी अधिनियम जो है वो कानून नहीं बन सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति सिग्नेचर के बाद ही ये आपका कानून बनता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन अंग का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? तो सबसे लंबा हिस्सा होता है आपका छोटी आंत। छोटी आंत जरूर लिखा गया है, लेकिन इसकी लंबाई जो होती है 6 से लेकर के 7 मीटर तक होती है। ठीक है, महिलाओं में थोड़ी सी ज़्यादा होती है, 7.1 और 7.2 भी मिल गई है, तो महिलाओं में थोड़ी ज़्यादा होती है। और अलग अलग आदियों में 6 से 7 मीटर के बीच में छोटी आंत की लंबाई होती है। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर क्वेश्चन, भारत में स्टॉक मार्केट के विनिमय के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? ये क्वेश्चन आपके ढेर सारे एग्जाम में पूछा जाता है। और ये कौन सी कंपनी है? सेबी, इसे लिखा जाता है SEBI। इसका फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछा गया है और बहुत से लोग इसमें गलती करते हैं। क्या? देखिए सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और आपके ऑप्शन में क्या देता है? बैंक ऑफ इंडिया। कुछ लोग बैंक ऑफ इंडिया सही कर देते हैं, जबकि सही होता है बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मैंने पूछा था आपसे पिछले वाले वीडियो में, काफ़ी लोगों ने सही बताया था, मुंबई में इसका मुख्यालय है। और स्थापना हुई थी, आधिकारिक तौर की बात करेंगे तो 12 अप्रैल 1992 में इसकी आधिकारिक तौर पर इसकी स्थापना हुई थी। वैसे 1988 में बन गया था, लेकिन जो इसे वैधानिक मान्यता मिली वो 1992 मिली थी। एक क्वेश्चन से आपको सारे क्वेश्चन तैयार करने का प्रयास करना है अगर आप बेस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अपक्रिया पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो होता है वो संलयन, याद रखिएगा, संलयन क्रिया होती है, ताप नाभिकीय संलयन अपक्रिया पर आधारित होता है। वहीं पर बात करते हैं परमाणु बम की, तो वो विखंडन पर आधारित होता है। ठीक है, दोनों चीजों पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग्म से सही नहीं है? बताइए कौन सी लोक कला का सही युग्म नहीं है? तो मधुबनी जो है बिहार की है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि मधुबनी किस राज्य की है, तो बिहार की है। तंजौर कला ये राजस्थान की है, याद रखिएगा। और पट्टचित्र जो है उड़ीसा की है। यहाँ पर लिखा गया कालमेजुथु, ये तमिलनाडु की नहीं है, कहाँ की है? केरल की है, केरल, याद रखिएगा। देखिए काल से केरल याद रखिएगा, एग्जाम में आपको कालमेजुथु लिख के आए ना, तो का भी है, ला भी, यहाँ पर भी काल लिखा गया है, इस तरह से आपको याद आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, ओलंपिक के इतिहास में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? बढ़िया क्वेश्चन है। और 2020 का ओलंपिक आपका टल गया है, 2016 के ओलंपिक तक की बात करते हैं तो माइकल फेल्प्स ये तैराक हैं और इन्होंने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं। इन्होंने 4 ओलंपिक में भाग लिया है, 2004 के ओलंपिक में, 2008 के ओलंपिक में, 2012 के ओलंपिक में और 2016 के ओलंपिक में। 4 ओलंपिक में भाग लिया है और 4 साल में ओलंपिक आपके होते हैं। तो 2004 में 6 स्वर्ण पदक जीते, 2008 में 8 स्वर्ण पदक जीते, 2012 में 4 स्वर्ण पदक जीते और 2016 में 5 स्वर्ण पदक जीते। तो टोटल मिलाकर के इन्होंने 23 स्वर्ण पदक अभी तक जीते हैं। ओलंपिक के इतिहास में सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत तौर पर स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं माइकल फेल्प्स, ये अमेरिका के तैराक हैं। देखिए तैराकी में ढेर सारी प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे आपकी बटरफ्लाई होगी 100 मीटर की,
बटरफ्लाई हो गई 200 मीटर की, फ्री स्टाइल हो गई, बैक स्ट्रोक हो गई। इस प्रकार से 9 प्रतियोगिताएं होती हैं, 9 आपके गोल्ड मेडल होते हैं। तो उसमें से आप जितने जीत ले जाएं वो सारे के सारे आपके हैं। तो 2008 में मैक्सिन उन्हें 8 तक आपके गोल्ड मेडल जीते थे। माइकल फेल्प्स हैं, याद रखिएगा 23 गोल्ड मेडल हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है और कहाँ के हैं? माइकल फेल्प्स अमेरिका के हैं, ये भी याद रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार, इसमें तो याद ही होगा आप लोग को। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन अपक्रिया निम्नलिखित में से किस समीकरण पर आधारित है? नाभिकीय जो संलयन अपक्रिया है वहां पर कौन सा समीकरण आधारित है? तो यहां पर लगता है आइंस्टीन का समीकरण E बराबर mc²। इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए, जैसे कि दो हल्के नाभिक होते हैं, परस्पर संयुक्त होकर के एक भारी तत्व में रचना करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप क्या होता है? जिस नाभिक का निर्माण होता है उसका द्रव्यमान संलयन में भाग लेने वाले दोनों नाभिकों के सम्मिलित द्रव्यमान से कम होता है। मान लीजिए दो नाभिक हैं, इस प्रकार से आपके छोटे छोटे दो नाभिक हैं और संलयन करके एक बड़ा नाभिक बना रहे हैं। तो अगर ये 5 किलो का है, ये 5 किलो का है, तो ये 10 किलो का नहीं बनेगा, ये 9 ही किलो का बनेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जब ये संलयन करते हैं तो द्रव्यमान में कमी जो होती है वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। दोनों का मिलाप हुआ तो ये बनेगा और ढेर सारी एनर्जी निकलती है। तो एनर्जी क्या होती है? वो द्रव्यमान का क्षय कर देती है। ये किस नियम के द्वारा है? आइंस्टीन के नियम के द्वारा है, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया मैं आपको एसएससी एमटीएस के पेपर करा रहा हूँ और एसएससी एमटीएस में 25 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ये सेट हम करते चलते हैं और जैसे ही आपका एग्जाम लगेगा तो इसको मैं आपको टाइप भी करा दूंगा, आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं। लेकिन आप लोग अभी क्या करिए, प्रश्नों को तैयार करने में अपना लक्ष्य को लगाइए। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत सरकार द्वारा जारी किए गए राजकोषीय बिल का एक प्रकार नहीं है? देखिए राजकोषीय बिल जो होता है या फिर राजकोषीय घाटा होती है, इंग्लिश में कहते हैं ट्रेजरी बिल, तो वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है 91 दिन का, मतलब कि 3 महीने का। दूसरा होता है 182 दिन का, मतलब कि 6 महीना का। और तीसरा होता है 364 दिन का, मतलब कि 1 साल का। तो 3 प्रकार के आपके राजकोषीय बिल होते हैं। वर्तमान में 2 ही आपके प्रचलित हैं, एक 91 दिन का होता है, एक 364 दिन का होता है। तो ये 2 ही बिल आपके इस समय कार्य कर रहे हैं। तो 728 ऐसा कोई बिल नहीं है, 3 बिल आपके हैं, 1, 2, 3 और दूसरा और चौथा ये कार्य कर रहे हैं इस समय ट्रेजरी बिल जो हैं, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन नहीं है, राजकोषीय बिल का प्रकार नहीं है पहला वाला ऑप्शन। तो हमारे 25 महत्वपूर्ण एसएससी एमटीएस के प्रश्न हैं, आंसर लगे हुए हैं और प्रयास करिए आप लोग इनको प्रश्नों को तैयार करने का। लेवल बढ़िया है, जो लोग एमटीएस का पेपर जानते हो, दिए हो, तो वो लोग जानते होंगे कितना कठिन होता है प्रश्नों को सही करना। तो आपको सारे प्रश्न तैयार करते हुए चलना है। मैं आपको अलग अलग सेटों से प्रश्न कराने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि जब आप रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी किसी भी एग्जाम को देने जाएं तो आपको सारे क्वेश्चन नए न लगें। आप ऐसा लगना चाहिए आपको आप इन क्वेश्चनों को पढ़कर आएँ। तो इस लक्ष्य के साथ हम आपको अलग अलग पेपर कराने का प्रयास कर रहे हैं और आपका भी ये प्रयास होना चाहिए कि आप सभी प्रश्नों को तैयार करें। आपको सिर्फ सुनते जाना था, देखते जाना था, आंसर लगे हुए थे और आपको सिर्फ दिमाग में अपने बैठाते जाना था। ये 25 क्वेश्चन जरूर थे, लेकिन मैंने आपको इस सीरीज को कम से कम 50 क्वेश्चन इसके अंदर आपको बताए होंगे। तो इन सारे क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सीरीज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाली सीरीज हम फिर से एमटीएस के 25 क्वेश्चन लाएंगे और इसको विस्तृत आपको बताने का प्रयास करेंगे ताकि एग्जाम आते आते आपके पास ढेर सारे क्वेश्चन हो जाएं और आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आने लगे। कैसे लगी आपको सीरीज, इसे आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। 1-2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछने का प्रयास करता हूं, ऑप्शन नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ऑप्शन इसमें लगे हुए हैं। नेक्स्ट वाली सीरीज जब कराएंगे तो वहां पर आपको आंसर मिल जाएंगे। देखिए ये वाला प्रश्न मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं, जब नेक्स्ट वाला वीडियो कराएंगे तो इसको आपको बताने का प्रयास करेंगे। आंसर लगे हुए हैं इसलिए सिर्फ आपको प्रश्न दिखाने का प्रयास करें। 11 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किस द्वीपों समूह को विभाजित करते हैं? तो आपको ये बताना है 11 डिग्री चैनल जो है को किस देश को अलग करता है, बता सकते हैं आप लोग, या फिर आपका द्वीप होगा कोई अलग करेगा या किसी देश के साथ में अलग होगा। तो ढूंढिएगा, कुछ लोग बता पाएंगे 11 डिग्री चैनल जो है वो किसको अलग करता है। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सीरीज को अगर आप लोग कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।